योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक ही उसकी नज़र अपनी सामने वाली सीट पर बैठी रागिनी पर पड़ी। वही रागिनी जो आज उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। पता नहीं कब वो उसके सामने आकर उस सीट पर बैठ गई थी। 6 साल बाद आज उसका आमना सामना हुआ था और वह उसको देख रहा था। देखने से वह बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उसने पुरानी सस्ती और एकदम सी सूती सी साड़ी पहन रखी थी। ना तो उसके माथे पर कोई बिंदिया थी और ना ही गले में कोई मंगलसूत्र। तो क्या उसने अभी तक अपना दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह भी मेरी तरह पूर्णतः अकेली है? योगेश कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी रागिनी की नज़र भी योगेश पर पड़ी। नज़रें मिली तो यकायक योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या उतरा कि वह सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से उसने ऊपर जाकर सीट पर बैठने की रिक्वेस्ट कर डाली, जिसे उस लड़के ने सहर्ष ही मान लिया। तो इस तरह अब योगेश रागिनी के पास बैठ गया और बैठते ही योगेश रागिनी से बोला, कैसी हो? रागिनी ने नजरें ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ। कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार के कारण रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माताजी बड़े भैया के पास रहती हैं, बहुत बीमार चल रही हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गई। काफी देर तक दोनों चुपचाप खिड़की से बाहर झांकते रहे। काफी देर चुप रहने के बाद योगेश ने पूछा, एक बात कहूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछने का इशारा किया। योगेश ने संकोचवश पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब योगेश ने दोबारा उससे पूछा तो रागिनी ने कहा, आपने कर ली शादी? योगेश ने भी लगभग बिना बोले ना में ही गर्दन हिला दी। काफी देर तक दोनों फिर से चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हों। तभी डिब्बे में कुल्फी बेचने वाले की आवाज आई। योगेश बोला, कुल्फी खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो एक बार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी और आइसक्रीम ही है। वह थोड़ा सा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल पहले वह ऐसे ही किया करती थी। जब भी उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे तो वह इसी तरह उन्हें समेटने का प्रयास करती थी और मुस्कुरा दिया करती थी। योगेश जब दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी और फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, कैसी शर्त? रागिनी ने कहा, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने कुल्फी बेचने वाले से 2 आइसक्रीमें खरीद ली। कुल्फी योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 20,000 रुपये मिल जाते हैं। कुल्फी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए देना चाहता था। अगर ले लेती तो तुम आज अपना खुद का स्कूल खोल सकती थी, जबकि तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने जमीर को क्या जवाब देती? क्या जवाब देती उसे? क्या बताती अपने जमीर को कि जिसका घर छोड़कर आई हूं उसी के पैसों पर पल रही हूं? योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास मुझे तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं मानोगी, अब मैं बहुत बदल चुका हूं। मैंने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा करना त्याग दिया है। अब मैं किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता, किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं और उन सभी बुरी आदतों को छोड़ चुका हूं जिससे मेरा जीवन शायद बर्बाद हुआ था। जिस पर वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैंने मना किया था तब तो आप मेरी एक नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं सदैव टेंशन में रहती थी, हमेशा मुझे स्ट्रेस रहता था। आपको याद है, इसी स्ट्रेस के चलते 2 बार मेरे को गर्भपात भी हुआ था, जिसकी वजह से मैं आज तक बिना बच्चों के हूँ। काश अगर मेरे पास बच्चे होते तो वो मेरा सहारा होते। इतना कहकर रागिनी रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो योगेश भी अपनी आंखों में दबे आंसुओं को रोक न सका, परंतु पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक आने से पहले ही वह चुपचाप उनको पी गया। कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी भी
किसी रिश्ते की कदर नहीं की, शायद उसी की सजा पा रहा हूं और बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब माताजी भी नहीं रही। माता के ना होने का रागिनी को बड़ा दुख हुआ। माताजी तो भली चंगी थी जब मैं छोड़कर गई थी, क्या हुआ उनको? जिस पर योगेश ने भावुकतावश अपने राशुओं को रोकने का प्रयास किया, परंतु शायद वह उनको रोक नहीं पाया और बोला, माँ तुम्हें हर रोज याद करती थी और कहती थी कि बहू को वापस घर लेवा लाओ, पर मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। फिर दोनों में बिल्कुल एकदम शांत चुप्पी छा गई और इसी बीच कानपुर आ गया। अभी ट्रेन स्टेशन से बस थोड़ी ही दूरी थी कि योगेश बोल उठा, वापस कब जाओगी? रागिनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाऊंगी। फिर वह खड़ी हो गई। योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रागिनी बोली, हम लोग गरीब हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह ट्रेन से नीचे उतर गई। योगेश भी अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन करवा दूं 2 टिकटों का तो पक्का है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो और मेरे साथ नहीं चलना चाहोगी। इसीलिए पूछता हूँ, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए आज मैं जनरल डिब्बे में भी सवारी करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे कितने बजे यहाँ मिलोगी? रागिनी ने ऑटो में बैठते हुए कहा, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर में 2 दिन के लिए काम से आया था, परंतु रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना पूरा शेड्यूल बदल डाला और उस काम को 24 घंटे में ही निपटा दिया। सारा काम निपटा अगले दिन वह ठीक 8 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पर पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं हैं? मैं सोच रही थी आप तो चले गए होंगे। रागिनी देखने में आज बहुत खुश लग रही थी तो बोल पड़ी, अब माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये की टिकट के लिए कुछ मत कहना। रागिनी ने हंसते हुए कहा, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं ही दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन भी आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हुआ। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मचल रहा था, मगर उसे डर भी लग रहा था कि अगर रागिनी ने मना कर दिया तो क्या हो गया। योगेश ने नोटिस किया कि रागिनी नई साड़ी पहनकर आई थी जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। वही सुंदर कलर पिंक जो उसके ऊपर खूब फपता था, अक्सर वह उसे पहना करती थी और एकदम परी जैसी लगती थी। उसे ऐसे देखकर योगेश के दिल में एहसास उठा कि औरतें भी बहुत गजब होती हैं, कभी जिंदगी में आती हैं तो इंसान का जीवन संवार देती हैं और जब चली जाती हैं तो इंसान का जीवन शमशान हो जाता है। परंतु मैं ही मूर्ख था जो शायद इन सुनहरे लम्हों को कभी संभाल नहीं पाया। योगेश की मनोस्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं? दोस्त बनकर ही सही कुछ तो बात कर लो। योगेश बोला, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। रागिनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ इस सफ़र में आए और क्यों इतने उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे आप चाहिए रागिनी, मुझे आप अपने जीवन में वापस चाहिए, हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए, मुझे खाना बना के खिलाने के लिए, मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और वह इतनी सारी बातें एक ही सांस में इतनी जल्दी कह गया कि रागिनी बस उसकी मुंह की ओर ही देखती रही। मैं गलत था, मैं अपने जीवन में पूरी तरह से गलत था। मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने हमेशा तुम्हारे में गलतियां निकाली, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वह रो पड़ा। योगेश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें आंसू नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें कभी रुलाऊंगा, ना ही कभी तुम्हें दुखी करूंगा। प्लीज़ मेरे जीवन में लौट आओ। रागिनी ने माथे पर साड़ी को थोड़ा पीछे खिसकाया तो बोली, जरा इधर देखिए। योगेश ने देखा, रागिनी की मांग भरी हुई थी, उसमें लाल सिंदूर था। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अकेले चलने के दिन अब ख़त्म हो गए। मेरा हम सफ़र लौट आया है और अब आगे का सफ़र मैं उसी के साथ तय करना चाहूँगी। मैं भी बहुत थक गई हूँ अकेले चलते चलते, कहते हुए मुस्कुराने लगी, या यूँ कहूँ कि लगभग रोने लगी। योगेश बोला,
मैं जानता हूँ जब भी आपका दिल रोने को करता है तब ऐसे ही मुस्कुरा देती हो और ऐसा ही कुछ करती हो। इसलिए आज अपने आंसुओं को रोकना मत, इन्हें बह जाने देना। 5-6 साल का जो भी गुबार और ये उफान आपके मन में भरा है, आज आप उसे निकाल दो। बस इतना कहना था कि रागिनी फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन दोनों को देखने लगे, पर रागिनी इस बात से बिल्कुल बेपरवाह थी और वह योगेश के कंधे पर सिर रखकर लगातार रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया, वो गांव जहां पर उसे उतरना था, वो गांव जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी, वो गांव जहां पर वह आज से तलाक लेने के बाद योगेश से अलग रह रही थी। लेकिन वो गांव अब पीछे छूट चुका था, क्योंकि अब रागिनी योगेश के साथ अपने ससुराल पुनः वापस जा रही थी, एक नए जीवन की ओर, एक नई खुशियों की ओर, एक नई सौगात की ओर, जो आज हर किसी को चाहिए। दोस्तों, आजकल ये बातें आम हो चली हैं। आज भारत में विशेष तौर पर रिश्ते बनते बाद में हैं, टूट पहले जाते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि मैरिज लव थी या अरेंज। आज इंसान गलती करने के बाद, नुकसान उठाने के बाद ही जान पाता है कि उससे क्या भूल हुई है। तो कभी किसी से ऐसी भूल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी हो तो जो भी कोई व्यक्ति ऐसे दौर से गुजर रहा हो, उसके साथ शेयर अवश्य करें।